टैक्सेस। अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड टैक्स का किस-किस चीज़ किन-किन चीज़ों पे टैक्स लगता था। As the rulers of the Mahajanapadas were building new forts, maintaining big armies, they needed more resources. जैसा कि हमने देखा जो महाजनपद के रूलर थे, वे बड़े-बड़े फोर्ट्स बनवाते थे और बड़ी-बड़ी आर्मीज रखते थे, तो इसके लिए उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही थी। एंड दे नीडेड ऑफिसर्स टू कलेक्ट दिस। अब भैया जब उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है? अब उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए उनको ऑफिशियल्स की यानी कि ऑफिसर्स की आवश्यकता थी। सो इसलिए इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेशनल गिफ्ट ब्रॉट बाय पीपल एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जनपदास दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। ओकेशनल गिफ्ट मतलब कभी कभी लाने वाला, कदाचित यानी कभी कभी, जो कि जैसा कि जो जनपद के राजा हुआ करते थे, जनपद के राजा वाले केस में वे क्या थे, वे ओकेशनल गिफ्ट पर डिपेंड रहते थे जो कि लोगों के द्वारा लाया जाता था, ठीक है? तो बट अब जो महाजनपद के रूलर हुए, वे इस ओकेशनल गिफ्ट पर डिपेंड रहने के बजाय उन्होंने रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अब टैक्सेस कहाँ-कहाँ पे थे, जैसे टैक्सेस ऑन क्रॉप वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो क्रॉप्स पे जो टैक्स था, फसलों पे जो टैक्स था, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। दिस वाज़ बिकॉज़ मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, क्योंकि उस जो ज़्यादा लोग जो थे, वो क्या थे, फार्मर थे, इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स था, वो क्या था, वो क्रॉप पे था। यूजुअली कितना टैक्स था? द टैक्स वाज़ फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज़ प्रोड्यूस्ड। इसलिए जो टैक्स फिक्स किया गया, वो कितना था? 1/6 ऑफ व्हाट वाज़ प्रोड्यूस्ड। यानी अगर आप कोई एक फार्मर है, उसने 600 केजी कोई भी क्रॉप जो है उसने प्रोड्यूस किया 600 केजी। अब इसका 1/6 कितना होगा? 1/6 इसका 1/6 हो गया, जाएगा कितना? 100 केजी, ठीक है? तो अब इसका 100 केजी उसको किसको देना पड़ेगा? राजा को देना पड़ेगा एज ए टैक्स, ठीक है? दिस वाज नोन एज भाग और शेयर। इसको भाग या शेयर के नाम से जाना जाता था। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल। इसके अलावा जो क्राफ्ट पर्सन थे, उन पे भी टैक्सेस थे। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। यह हो सकता था, ये नॉर्मली कैसे होता था टैक्स जो क्राफ्ट पर्सन पे होता था, ये फॉर्म ऑफ लेबर के रूप में लगता था। एग्जाम्पल के लिए, अ वीवर और अ स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो कोई स्मिथ यानी कि कोई लोहार है या कोई वीवर हो गया, वो राजा के लिए एक दिन जो है, महीने के एक दिन, हर महीने एक दिन काम करेगा, यानी 30 डेज का मंथ है, तो एक दिन उसको एज ए टैक्स के रूप में 1 डे राजा के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है? और हर्डर्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एंड एनिमल प्रोड्यूस। और जो हर्डर हुआ करते थे, उनसे भी ये आशा की जाती थी कि वो एनिमल या एनिमल प्रोड्यूस के रूप में टैक्सेस पे करेंगे, ठीक है? देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। यानी ऐसी वस्तुएं, देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स, यानी उन चीजों पे भी, उन वस्तुओं पे भी टैक्स था जो कि ट्रेड के थ्रू लाई जाती थी और बेची जाती थी, ठीक है? एंड हंटर्स एंड गैदरर्स आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। हंटर्स कौन होते थे? हंटर जो शिकार किया करते थे। गैदरर यानी जो कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे, यानी कि फूड हो गया, फ्रूट हो गया, फिर उसके बाद जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुआ या लकड़ियां हो गई, तो वे लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में राजा को टैक्स पे करते थे, हंटर और गैदरर, ठीक है? देखते हैं चेंजेस क्या क्या हुए एग्रीकल्चर में। देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। इस टाइम के दौरान, अराउंड दिस टाइम यानी इस टाइम के दौरान मेजर चेंजेस हुए एग्रीकल्चर में। कौन कौन से? वन वाज द ग्रोविंग यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर। प्लग शेयर क्या होता है? एक हल होता है जो कि पहले के टाइम में यूज होता था, ऐसे रहता था, नीचे लगा रहता था, ठीक है, जो कि शार्प थोड़ा रहता था। इससे क्या होता था, मिट्टी को, सॉइल को ओवरटर्न करते थे, ठीक है? तो पहला चेंज क्या हुआ था कि जो आयरन प्लग शेयर था, उसका यूज जो है ग्रो हो, उसके यूज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है, उसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा था। दिस meant that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden plug share। इसका मतलब, अब जो हैवी सॉइल थी, हैवी क्ले सॉइल जो थी, अब उनको अच्छे से ओवरटर्न किया जा सकता था कंपैरिजन देन वुडन प्लग शेयर के। जो वुडन प्लग शेयर हुआ करते थे, उसका ये निचला वाला हिस्सा जो था ना, वो भी लकड़ी का होता था। तो लकड़ी उतना, अब आयरन स्ट्रांग होता है कि लकड़ी, सीधी सी बात है, आयरन होता है। तो जो लकड़ी वाला हिस्सा था, ये वाला जो, मतलब पहले जो वुडन प्लग शेयर था, वो जाता था अच्छे से, मिट्टी जो है ओवरटर्न नहीं हो पाती थी, क्योंकि ये अंदर अच्छे से जा ही नहीं पाता था। उसके बाद कहीं पे कंकड़ उंकड़ आ गया, टूट जाता था, अच्छे से चलता नहीं था। बट आयरन वाला जब प्लग शेयर आया, उसने तो उस टाइम की दुनिया ही बदल दी,
क्योंकि वो अच्छे से जाता था अंदर, उसके बाद जो है कि मिट्टी को ओवरटर्न कर देता था, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। ठीक है? यानी जो पहला चेंज हुआ, पहला जो मेजर चेंज दिखा एग्रीकल्चर में वो ये था कि आयरन प्लग शेयर का यूज़ जो है ग्रो हो चुका था, बहुत ज़्यादा उसका यूज़ बढ़ चुका था। सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। अब अच्छे से मिट्टी जब ओवरटर्न होगी, सीधी-सी बात है ग्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस किया हो जाए हो होगा। सेकंड, पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। और दूसरा जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, वो कि लोग जो है अब पैडी ट्रांसप्लांट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है? दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब कि स्कैटरिंग मतलब छिड़कना, कि इसका मतलब क्या है, दिस मीन इसका मतलब कि सीड को ग्राउंड पे छिड़कने के बजाय फ्रॉम व्हिच प्लांट्स वुड स्प्राउट, जिसमें से कि जो प्लांट्स होते थे वो स्प्राउट होते थे, अब क्या किए, सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स। सैपलिंग मतलब छोटे-छोटे पौधे, तो छोटे-छोटे पौधों को ग्रो किया जाता था, उसके बाद उनको फील्ड में, खेत में प्लांट किया जाता था। यानी कि पहले क्या होता था कि जो धान की खेती होती थी सीधे वो स्कैटर कर देते थे। ठीक है? जो भी सीड होता था स्कैटर कर देते थे और धीरे फिर बाद में इससे जो है छोटा-छोटा स्प्राउट निकलता था, यानी ये पनपने लगता था। और बट अब के टाइम में क्या हुआ, पहले छोटे से ऐसे यहाँ पे इसको स्कैटर कर देंगे ऐसे-ऐसे, और छोटा-छोटा जब सैपलिंग तैयार हो जाएगा, इसको इसमें से निकाल लेंगे। अब जाके उसको फील्ड में, खेत में क्या करेंगे, प्लांट करेंगे। ठीक है? तो मतलब अब जो है इसका जो मेथड था वो बदल गया था। दूसरा चेंज ये हुआ था। दिस लेड टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन में इंक्रीज़ इंक्रीज़ हुआ। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। एज़ मैनी मोर प्लांट सर्वाइव, क्योंकि इस केस में ज़्यादा जो प्लांट थे ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे थे। हाउएवर इट वाज़ बैक ब्रेकिंग वर्क। बट ये जो था बहुत ही बैक ब्रेकिंग वर्क था। बैक ब्रेकिंग मतलब कमर तोड़ परिश्रम इसमें लगती थी। जनरली इसको कौन करता था, स्लेव मैन एंड वुमेन करते थे, क्योंकि दास और दासी और लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर करते थे। ठीक है? अब क्लोजर लुक मगध। अब मगध के बारे में थोड़ा जानते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मगध यहाँ पे है, ठीक है, बिहार, यहाँ पे मगध है। हमने मगध देख लिया, ठीक है, मगध का लोकेशन हमने देख लिया। अब देखते हैं मगध में क्या हो रहा था उस टाइम। मगध बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। जो मगध था दोस्तों, वो 200 साल में एक बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद बन गया। ठीक है? यानी कि जो मगध था वो 200 साल के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट महाजनपद बन गया। मनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड द सोन फ्लोड थ्रू मगध। बहुत सारी नदियां जैसे कि गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी, फ्लो होती थी। दिस वाज इम्पोर्टेंट। यह जो रिवर थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, किस लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, और मेकिंग द लैंड फर्टाइल। लैंड को फर्टाइल यानी जो लैंड है, जो मिट्टी है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड। और जो दूसरा हिस्सा था मगध का वो फॉरेस्टेड था, यानी वहां पे पूरा जंगल था। एलिफेंट्स विच लाइव इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। यानी कि एलिफेंट जो कि यहाँ पे फॉरेस्ट में रहती थी, उसको यहाँ से कैप्चर किया जाता था और आर्मी के लिए ट्रेन किया जाता था। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्स एंड चैरियट्स। चैरियट्स मतलब रथ। ठीक है? जो फॉरेस्ट था वो वुड प्रोवाइड करता था, लकड़ी प्रोवाइड करता था, किसके लिए, घर बनाने के लिए, काट बनाने के लिए और रथ बनाने के लिए। बिसाइड, इसके अलावा, देयर वर आयरन ओर माइंस इन द रीजन। इसके अलावा उस रीजन में आयरन ओर की माइन थी। दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। टैप मतलब यूज करना, उपयोग बनाना। ठीक है? तो उस रीजन में क्या था, और आयरन ओर की माइंस थी जो कि स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। ठीक है? मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स। मगध में दो जो है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल रूलर हुए। एक तो बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्क्वेर अदर जनपदास। कॉन्क्वेर मतलब जीतना। जो बिंबिसार और अजातशत्रु थे, जो कि मगध के दो सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर थे, उन्होंने ऑल पॉसिबल मीन्स का इस्तेमाल किया अदर जनपद को जीतने के लिए। महापद्म नंदा वॉज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर। जो महापद्म नंदा थे वो दूसरे इम्पोर्टेंट रूलर थे। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने अपना कंट्रोल एक्सटेंड कर लिया, या अपने कंट्रोल को विस्तार कर लिया, कहाँ तक, अपने इस सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक। ठीक है? राजगृह, प्रेजेंट प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। सेवरल ईयर मतलब बहुत सालों तक। ठीक है? जो राजगृह था वो बिहार का कैपिटल था बहुत सारे सालों तक, बहुत सारे ईयर्स तक। ठीक है? यानी कई ईयर जो है कैपिटल रहा बिहार का, कौन, राजगृह।
लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे पटना। जो बाद में कैपिटल राजगृह से शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे, पाटलिपुत्र, जो कि प्रेजेंट डे पटना है। ठीक है। मोर देन 2300 ईयर्स अगो, आज से लगभग 2300 साल पहले, अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर who lived in Macedonia in Europe wanted to become a world conqueror। वर्ल्ड कॉन्करर मतलब विश्व पे विजय पाने वाला, विश्व विजेता बोल सकते हैं, कौन कौन जीतने वाला। ठीक है। आज से 2300 साल पहले एक रूलर जिसका नाम था अलेक्जेंडर, ठीक है, जो कि यूरोप के मैसिडोनिया में रहता था, वो पूरे विश्व को जीतना चाहता था। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कॉन्क्वर द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स वो वर्ल्ड को तो नहीं जीत सका, बट डिड कॉन्क्वर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया, बट उसने इजिप्ट और वेस्ट एशिया के बहुत कुछ पार्ट पे विजय हासिल कर ली थी। एंड और उसके बाद क्या हुआ, केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और अब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया, रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ द बीस, जब वो बीस रिवर जो थी, जिसको ब्यास हिंदी में बोलते हैं, ब्यास रिवर के जब बैंक पे किनारे पे पहुंचा, आगे क्या हुआ, यानी कि जो मैसिडोनिया का अलेक्जेंडर था, यूरोप में मैसिडोनिया है, वहां का अलेक्जेंडर जो था, वो विश्व को जीतना चाहता था, वर्ल्ड विजेता बनना चाहता था। ठीक है। बट ऑफकोर्स वो जीत तो नहीं पाया, बट उसने इजिप्ट और वेस्ट एशिया के बहुत सारे पार्ट्स को जीत लिया था। ठीक है। और उसके बाद वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया, रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ द ब्यास, जब ब्यास रिवर के बैंक पे पहुंच गया, तब क्या हुआ, व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, जब वो फर्दर ईस्टवर्ड बढ़ना चाहा, ईस्टवर्ड मतलब ईस्ट की साइड। ठीक है। ईस्ट की साइड जब बढ़ना चाहे, सोल्जर्स रिफ्यूज, उसने उसके जो सोल्जर्स थे, उन्होंने मना कर दिया। दे वर स्केर्ड, वो बहुत ज्यादा डर गए थे, एज दे हैड हर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। वे क्यों डर गए थे, बिकॉज वो इसलिए डर गए थे क्योंकि उन्होंने सुना था जो इंडिया के रूलर्स हैं, उनके पास एक फुट की चैरियट्स यानी रथ और एलिफेंट की बहुत ही बड़ी आर्मी है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये क्या है, मैसिडोनिया यहाँ पे है। ठीक है। यूरोप में मैसिडोनिया यहाँ पे है, तो यहाँ का जो रूलर था कौन था, अलेक्जेंडर, यहाँ पे रहता था। तो ये सोच लिया था कि वर्ल्ड को, पूरे विश्व को जीत लेगा, तो बट इसकी इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई, बट इजिप्ट और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट को जीता। उसके बाद ये चल दिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर। ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर जब ये चल दिया, ये पहुंचता है यहाँ पे, जैसे हम देख सकते हैं बीस रिवर है। ठीक है। तो बीस रिवर यानी कि ब्यास रिवर जो थी, यहाँ पे पहुंचता है ईस्ट वार्ड, इसका ईस्ट साइड किधर होगा, इस साइड होगा। ठीक है। जब ये ईस्ट साइड, इसको डाक के ईस्ट साइड बढ़ना चाहा, तो इसकी आर्मी जो थी, उन्होंने मना कर दिया कि हम आगे नहीं जाएंगे। क्यों मना कर दिया, क्योंकि इसकी आर्मी ने सुना था कि जो इंडिया का रूलर है, उसके बाद पास जो है एक वास्ट आर्मी है, कौन सी, फूट आर्मी, एलिफेंट, उसके बाद रथ वाली आर्मी। ठीक है। अब चलो देखते हैं हम अ क्लोजर लुक वज्जी। वज्जी जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मगध है। ठीक है। जस्ट इसके थोड़ा सा बगल में यहाँ पे वज्जी है। ठीक है। और यहाँ पे वैशाली है। ठीक है। अब वज्जी के बारे में देखते हैं। व्हाइल मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, Vajji with its capital at Vaishali Vihar was under a different form of government known as Gan or Sangh. While Magध became a powerful, जबकि मगध जो था, एक हमने ऊपर जैसे देखा ऊपर वाले पैरा में, जो मगध था इस टाइम वो एक बहुत ही पावरफुल किंगडम बन चुका था। बट वज्जी जो कि उसके बगल में ही था और जिसका कैपिटल वैशाली था, ठीक है, जिसकी कैपिटल सिटी क्या थी, वैशाली, वह जो है वज्जी एक डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट के अंडर में थी। कौन सी गवर्नमेंट, एज अ गन और संघ। ठीक है। इन अ गण और संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। एक गण या संघ में क्या होता है कि गण और संघ में केवल एक रूलर नहीं, बहुत ज्यादा रूलर होते, कई रूलर होते। समटाइम्स, कभी कभी, इवन व्हेन थाउजेंड ऑफ मेन रूल टुगेदर, कभी कभी क्या होता है, व्हेन जब जो है हजारों आदमी एक साथ रूल करते हैं, ईच वन वाज नोन एज अ राजा। हर हजारों लोग, अगर मान लो हजार हजार लोग एक साथ रूल कर रहे हैं गण या संघ में, तो हजारों लोग जो है, मतलब हजारों में से हर कोई राजा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। दीज राजा परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, ये जो राजा थे, इस रिचुअल जो है एक साथ परफॉर्म करते थे। दे आल्सो मेट इन असेंबलीज, वे असेंबली में भी मिलते थे। एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ, और असेंबली में मिलकर यह डिसाइड करते थे कि क्या करना है और कैसे करना है। थ्रू किसके थ्रू, डिस्कशन और डिबेट के थ्रू। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए, इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, अगर सपोज इनके गण या संघ पे, इनका जो एरिया है उस पे किसी ने अटैक कर दिया, सपोज वज्जी पे किसी ने अटैक कर दिया। ठीक है। वज्जी किसके अंडर में था, गण या संघ के अंडर में था, तो वज्जी पे किसी ने अटैक कर दिया। दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट, सबसे पहले वे असेंबली में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि इससे
कैसे निपटा जाए, इस अटैक से कैसे निपटा जाए, क्या-क्या किया जाए, सबसे पहले वे असेंबली में मिलेंगे, ठीक है? उसके बाद डिसाइड करेंगे। हाउएवर, वुमेन दासास एंड तमक्करस कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज। अब बात आती थी क्या सारे लोग इस जो ये असेंबली था उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, नहीं। वुमेन्स यानी स्त्रियां, दासास यानी कि जो दास होते थे, एंड कमकारास यानी जो कमकार लोग थे, ये लोग इस असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, ठीक है? बोथ द बुद्धा एंड महावीरा, जिसके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, बिलोंग टू गण और संघ। बोथ बुद्ध और महावीर जो थे वो किससे बिलोंग करते थे? गण या संघ से। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द संघास कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स। विविड डिस्क्रिप्शन मतलब होता है सजीव, ठीक है, मतलब चित्र के साथ डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो बुद्धिस्ट बुक्स हैं उसमें संघ के जीवन का बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं गण क्या होता है। गण इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप दैट हैज मैनी मेंबर्स। गण किसको बोला जाता है? जिस एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हो। और संघ किसको बोला जाता है? मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, ठीक है। अब सोर्स बॉक्स में देखते हैं, दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वज्जीज फ्रॉम द दीघा निकाया, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of the Buddha। तो ये जो हम देखेंगे भी, यानी वज्जी, यह क्या है? यह वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय क्या था? अ फेमस बुद्धिस्ट बुक, ठीक है। दीघ निकाय जो है एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट बुक थी, विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ बुद्धा, जिसमें कि बुद्धा के कुछ उपदेश या बुद्ध के कुछ स्पीचेस जो है कंटेन है उसमें। दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स अगो। ये कब लिखी गई थी? यह लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था, ठीक है। अजात शत्रु एंड द वज्जीज। अजात शत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जी। जो अजात शत्रु थे वे वज्जी संघ यानी जो वज्जी था उस पे अटैक करना चाहते थे। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वसाकरा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। तो उस टाइम जो थे बुद्ध बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे, तो अजात शत्रु जो था वो अटैक करना चाहता वज्जी पे, ठीक। उसके बाद उसने अपने मिनिस्टर मिनिस्टर का क्या नाम था? वस्सकार। वस्सकार को बुद्ध के पास भेजता है, गौतम बुद्ध के पास भेजता है उनकी एडवाइस लेने के लिए इस मैटर पे, ठीक है। बुद्धा आस्क्ड वेदर द वज्जीज मेट फ्रीक्वेंटली। तो बुद्धा ने उनसे क्या किया? बुद्ध ने क्या पूछा कि क्या जो वज्जी की सभाएं हैं वो फ्रिक्वेंटली इन फुल असेंबली, वो फुल असेंबली में फ्रिक्वेंटली मिलती हैं? व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, जब उन्होंने सुना, उनको आंसर मिला कि हाँ उनकी जो सभाएं हैं वो फ्रिक्वेंटली मिलती हैं, ही रिप्लाइड, उन्होंने आंसर दिया, दैट द वज्जीज वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज। प्रॉस्पर मतलब उन्नति करना, ठीक है। उन्होंने कहा, जैसे पहले तो उन्होंने बुद्ध ने पूछा कि क्या जो वज्जी की सभाएं हैं वो फ्रिक्वेंटली यानी कि नियमित रूप से होती हैं, तथा उनमें ये जो ए वाली है कि यानी इन फुल असेंबली, मतलब उनमें सारे मेंबर जो होते हैं असेंबली के सारे मिलते हैं, ठीक है। तो उसने रिप्लाई किया, जो मिनिस्टर था इनका वस्त्रकार ने रिप्लाई किया, हाँ वे फ्रिक्वेंटली मिलते हैं, नियमित रूप से मिलते हैं और सारे मेंबर उपस्थित रहते हैं। तो उन्होंने रिप्लाई दिया, उन्होंने बताया कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली, जब तक कि वे फुल यानी कि पूर्ण और नियमित पब्लिक असेंबलीज करेंगे, यानी नियमित सभाएं रखेंगे, ठीक है। यानी तब तक वे प्रॉस्पर रहेंगे जब तक वे फुल और नियमित पब्लिक असेंबलीज करेंगे। पब्लिक असेंबली यानी कि जो नियमित सभाएं होती हैं, ठीक है। दे मेट एट एंड एक्टेड टुगेदर। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर मतलब आपस में मिलजुल कर काम करेंगे। दे फॉलोड स्टेब्लिश्ड रूल्स। जो भी स्टेब्लिश रूल है उसको फॉलो करेंगे। दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स। जब तक वे जो उनके एल्डर्स हैं यानी कि जो उनसे बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको उनका रिस्पेक्ट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड। और जब तक जो वज्जी के लोग हैं वे वुमेन को ना ही कैप्चर करेंगे, ना ही उनका अपमान करेंगे, ठीक है। और आगे क्या? यहाँ पे नॉट हेल्ड बाय फोर्स मतलब उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है। चैत्याज लोकल श्राइन्स वर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस। यानी जो शहरों तथा गांव में चैत्यों का वो क्या करेंगे? चैत्यों को मेंटेन करेंगे या उनका रख रखाव करेंगे। वाइज सेंट्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू इंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। जब तक कि जो वाइज सेंट हैं उनको हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स यानी जो जो वाइज सेंट हैं प्लस उसके बाद वे डिफरेंट बिलीव्स
को फॉलो करते हैं उनका वे सम्मान करेंगे। कौन? वज्जीवासी उनका उनको रिस्पेक्ट करेंगे और फ्रीली उनको मतलब फ्रीली उनको मूव करने देंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अजातशत्रु जब जो वज्जी को जीतना चाहता था, उस पे अटैक करना चाहता था, तो अपने मंत्री वसक्तर को बुद्ध के पास भेजता है। तो बुद्ध पूछते हैं कि क्या वे लोग पब्लिक जो नियमित और फुल पब्लिक असेंबलीज रखते हैं? तो उन्होंने बोला, जैसे उन्होंने सुना हाँ, तो उन्होंने बोला कि जब तक कि ये जो वज्जीवासी है, ये वज्जी जो है तब तक प्रॉस्पर रहेगा जब तक वे फुल और फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज रखेंगे और एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे। उसके बाद वे एस्टेब्लिश रूल है उसको फॉलो करेंगे और उसके बाद वो बड़ों का सम्मान करेंगे और उनका समर्थन करेंगे तथा उनकी बातों को सुनेंगे। और उसके बाद जब तक जो वज्जी के लोग हैं या वज्जी जो है, वज्जी का जो गढ़ है, जब तक वह वुमेन्स को बाय फोर्स कुछ नहीं करेगा, यानी जो औरतें हैं उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा और ना ही उनको कैप्चर करेगा। और जो चैत्य हैं, लोकल श्राइन्स है, वे जो भी टाउन्स और विलेज में चैत्य हैं उनको मेंटेन करेगा या उनका रख रखाव करेगा। और जो वाइस सेंट हैं जो कि डिफरेंट विलेज में को फॉलो करते हैं, उनका सम्मान करेंगे और उनको फ्रीली कंट्री में आने जाने देंगे। तब तक उनको कोई जीत नहीं सकता। ठीक है। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कंक्वर द संघर्ष। जो पावरफुल किंगडम्स के राजा थे उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने बहुत सी कोशिश किया संघ को कॉन्क्वर करने का। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम till about 1500 years ago when the last of the Ganas or Sanghas were conquered by the Gupta rulers about whom you will read in chapter 10। Nevertheless का मतलब होता है कि इसके बावजूद, ठीक है। तो जो पावरफुल किंगडम्स के जो राजा थे उन्होंने संघ को कॉन्कर करने की यानी उसको जीतने की बहुत ज्यादा कोशिशें की। इसके बावजूद दिस लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यह एक लंबे समय तक चलता रहा। टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो, तब तक, आज से लगभग 1500 साल से पहले तक। व्हेन द लास्ट ऑफ द गणास और संघास वर कॉन्क्वर्ड बाय द गुप्ता रूलर, जब जो है लास्ट गण या संघ के जो रूलर थे किसके द्वारा जीत लिए गए? गुप्ता रूलर्स के द्वारा जीत लिए गए। गुप्ता रूलर्स कौन थे? जिनके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। ठीक है, यानी कि जो संघ और गण थे, ये आज से लगभग 1500 साल पहले तक चलते रहे। इनका राज जो था चलता रहा, पर बाद में जो गुप्ता रूलर्स है, गुप्ता रूलर जो है इनको जीत लिए और उनको अपने संघ में मिला लिया, अपने राज्य में। ठीक है। अब इल्सवेयर बॉक्स में हम देखते हैं, फाइंड ग्रीस एंड एथेंस, एथेंस इन योर एटलस। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, एक ग्रीस है। ठीक है, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, यहाँ पे एथेंस है और यहाँ पे ग्रीस है। ठीक है, मैप में। तो हमने ग्रीस और एथेंस देख लिया एटलस में। तो ग्रीस और एथेंस में क्या होगा, अराउंड 2500 ईयर्स अगो, आज से लगभग 2500 साल पहले, द पीपल ऑफ एथेंस सेट अप अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो एथेंस के लोग थे उन्होंने एक गवर्नमेंट सेट किया, एक टाइप की गवर्नमेंट सेट किया, विच वाज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, जिसको कि डेमोक्रेसी बोला जाता था। विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स, जो कि पहले 200 साल तक चला। ठीक है, यानी कि आज से लगभग 2500 साल पहले एथेंस के जो लोग थे उन्होंने एक नए टाइप का या एक अलग टाइप का गवर्नमेंट सेट किया, जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर, जो कि लगभग 200 साल तक चला। ऑल फ्री मेन ओवर द एज ऑफ 30 वे रिकॉग्नाइज एज फुल सिटीजन। ऑल फ्री मेन, जो भी में आदमी थे जो 30 प्लस थे, ठीक है, 30 प्लस से ऊपर जो भी व्यक्ति होते थे उनको क्या बोला जाता? एज फुल सिटीजन, पूर्ण नागरिक उन्हें बोला जाता था। देयर वॉज एन असेंबली दैट मेट एटलीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर। एक असेंबली थी जो कि कब मिलती थी? एटलीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर, एक साल में 40 बार मिलती थी। टू डिसाइड ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते थे उस पर डिसीजन लेने के लिए। ऑल सिटीजन्स कुड अटेंड दीज मीटिंग्स, जो भी सिटीजन्स होते थे, सारे सिटीजन, ये सिटीजन्स मीटिंग को अटेंड कर सकते थे। अपॉइंटमेंट्स फॉर मैनी पोजीशन वर मेड थ्रू लॉटरी। जो बहुत सारी पोजीशन की जो अपॉइंटमेंट होती थी वो किसके थ्रू होती थी? लॉटरी के थ्रू होती थी। ऑल दोज हु वांटेड टू बी चूजन गेव देयर नेम्स एंड देन सम वर सिलेक्टेड थ्रू लॉटरी। तो जो भी सिटीजन, जो भी मतलब इच्छुक, जो भी अपना नाम देना चाहते हैं, जो भी या सिटीजन एज ए कोई भी पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, तो वो क्या करते थे? वे अपना नाम देते थे। ठीक है, और उनका नाम फिर लॉटरी के थ्रू सिलेक्ट होता था। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी। जो भी सिटीजन्स थे, सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वे कहाँ पे सर्व करेंगे? आर्मी में सर्व करेंगे और नेवी में सर्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड का मतलब कि मान लो कंपलसरी था, यानी जो भी सिटीजन्स होते थे
उनको आर्मी में और नेवी में सेवा करना या सर्व करना सर्व करना पड़ता था। आर्मी को सॉरी, जो भी सिटीजन्स होते थे यानी जो 30 प्लस होते थे उनको मस्ट था, कंपल्सरी था कि वे आर्मी में और नेवी में सर्व करेंगे। ठीक है? हाउएवर वुमेन वर नॉट कंसीडर्ड सिटीजन, जो वुमेन थी, जो स्त्रियां थी, उन्हें वे एज ए सिटीजन कंसीडर नहीं की जाती थी। ठीक है? ऑल्सो मैनी फॉरेनर्स who lived and worked in Athens as merchants and craft person did not have rights as citizens. Also और किनको ने, एक तो औरतें जो कंसीडर नहीं की जाती थी कि वे सिटीजन नहीं है, कंसीडर की जाती थी वो सिटीजन नहीं है, और इसके अलावा बहुत सारे फॉरेनर्स थे जो कि बाहर से आए हुए थे, who lived and worked in Athens, जो कि एथेंस में रहते थे और काम करते थे एज ए मर्चेंट्स, एज ए व्यापारी के रूप में, एंड क्राफ्ट पर्सन के रूप में, डिड नॉट हैव राइट्स एज सिटीजन, उनके पास एज ए सिटीजन की राइट नहीं थे, यानी वो सिटीजन्स नहीं थे। बिसाइड इसके अलावा देयर वर सेवरल थाउजेंड स्लेव इन एथेंस, कई हजार जो है कि स्लेव थे एथेंस में, हु वर्कड इन माइंस, फील्ड्स, हाउस होल्ड एंड वर्कशॉप, जो कि काम करते थे माइंस में, फील्ड में, हाउस होल्ड में और वर्कशॉप में। दे टू वर नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन, वे भी एज ए सिटीजन नहीं ट्रीट किए जाते थे। ठीक है? तो ये हमने कहाँ का देखा? एथेंस और ग्रीस का, यानी कि 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक फॉर्म की मतलब एक गवर्नमेंट सेट किया, एक अलग फॉर्म का गवर्नमेंट सेट किया जिसको कि डेमोक्रेसी बोला जाता था। ठीक है? जो कि 200 साल तक चला था, और जो भी आदमी 30 प्लस होता था उसको एज ए फुल सिटीजन रिकॉग्नाइज किया जाता था, और एक असेंबली बैठती थी जो कि एक साल में लगभग 40 बार बैठती थी, 40 टाइम्स एक साल में बैठती थी, और जो भी इंपॉर्टेंट मैटर थे उस पर डिसीजन लिया जाता था उस असेंबली में, और जो भी सिटीजन्स होते थे सारे सिटीजन्स मीटिंग्स को अटेंड करते थे। ठीक, और जो जो भी पोजीशन होता था वो पोजीशन का अपॉइंटमेंट लॉटरी के थ्रू होता था। जो भी इच्छुक होते थे, मतलब उनका नाम, अपने नाम देने के लिए उस पोजीशन के लिए, तो ये अपना नाम देते थे, उसके बाद उनका नाम जो है लॉटरी के थ्रू सेलेक्ट किया जाता था, और जो भी सिटीजन्स होते थे उनको आर्मी और नेवी में सर्व करना पड़ता था। वुमेन जो है कि सिटीजन कंसीडर नहीं की जाती थी, और जो भी फॉरेनर्स होते थे यानी कि जो बाहर से आते थे, ये बाहर से आकर एथेंस में रह रहे थे और काम करते थे एज ए मर्चेंट और क्राफ्ट पर्सन, उनको भी राइट्स नहीं था एज ए सिटीजन। और जो भी कईयों हजार जो स्लेव थे एथेंस में, जो कि माइंस में, फील्ड यानी कि खेतों में, हाउस होल्ड में और वर्कशॉप में काम करते थे, वे भी एज ए सिटीजन ट्रीट नहीं किए जाते थे। ठीक है? तो दोस्तों फाइनली हमने यह चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, और आशा करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।